नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल आपका जोरदार स्वागत करता हूं पन्ना कंपटीशन क्लासेस में। आज मध्य भारत का लेक्चर नंबर 11, मध्य भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 11 में बात करनी है सल्तनत काल में खिलजी वंश। और खिलजी वंश में आज बात करनी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका भाग 1 आज कवर करेंगे और भाग 2 इसके बाद कवर करेंगे, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको कोडिंग बता चुका हूं, जला अला मुख, जला अला शिमुख। तो जलालुद्दीन खिलजी की बात कर चुके हैं, आज अलाउद्दीन खिलजी की, फिर शिहाबुद्दीन उमर, फिर मुबारक खां और फिर खुसरो खां। इस तरीके से बात करनी है। तो आज अपने को बात करनी है जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो हैं उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसे भारत का सिकंदर भी बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोलते हैं दोस्तों? भारत का सिकंदर, भारत का सिकंदर बोलते हैं इसे, ठीक है। जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। जलालुद्दीन खिलजी का ये क्या था? जलालुद्दीन का भतीजा था और दामाद था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी जो बनाया वो बनाया सिरिसा। सिरिसा जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी को क्या बनाया था। तो मैंने कुछ कोडिंग दी थी, है ना, जली खरी ऐसे करके कोई कोडिंग दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई है सिरिसा हरियाणा में। क्या राजधानी बनाई है इन्होंने? सिरिसा हरियाणा में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा ऐसे इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो अलाउद्दीन खिलजी का रोल रानी पद्मावती मूवी में अलाउद्दीन खिलजी का रोल किसने किया है? रणवीर सिंह ने। और रणवीर सिंह साहब जो थोड़ा एनर्जी से ज्यादा भरपूर है, उनकी हरकतें कैसी लगती हैं? सिर्री जैसी लगती हैं, है ना। लोग उनको ऐसे समझते हैं कि सिर्री हैं, मतलब सिर्री मतलब थोड़े से क्रैक। इस तरीके से सिर्फ आपको याद कराने के लिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रणवीर सिंह, ठीक है। तो सिर्रीसा, सिर्री मतलब पागल सा, तो सिर्रीसा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो सिरिसा राजधानी किसने बनाई है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब दोस्तों, तुर्कान चहलगानी को तो बलवंत समाप्त कर चुके थे। तुर्कान चहलगानी के बाद जिसका प्रभुत्व थोड़ा बहुत बच रहा था वो थे तुर्की अमीर। अमीर मैंने बताया ये पैसे वाले अमीर नहीं है, अमीर जो है ये पद है दोस्तों, ठीक है। तो तुर्की अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए अपने सिपह सालारों से इसने चर्चा की। तुर्की अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिपह सालारों से चर्चा की और 4 अध्यादेश, अध्यादेश वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि तुरंत लाए गए, ज्यादा किसी तुर्की अमीर या ज्यादा मीटिंग्स वीटिंग्स नहीं करी गई। राष्ट्रपति अध्यादेश कब लाता है? जब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी उपस्थित ना हो, तो उनके सत्र ना चल रहे हो, तो अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा लाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। गुलाम भारत में वायसराय द्वारा लाया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो अपने सिपह सालारों से चर्चा करने के बाद तुर्की अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी 4 अध्यादेश लाता है। नंबर 1, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों मेंस के हिसाब से। पहला, दान पैतृक संपत्ति, दान पैतृक संपत्ति, उपहार, इसमें प्राप्त जो संपत्ति थी उनको जब्त कर लिया गया। क्या कर लिया गया दोस्तों? जब्त कर लिया गया। दान पैतृक संपत्ति, दान में प्राप्त, पैतृक संपत्ति में प्राप्त, उपहार में प्राप्त संपत्तियों को फोरफीट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, ताकि तुर्की अमीर आगे न बढ़ सके पैसों के दम पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, विवाह समारोह, जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। कुल मिला के संघ, एक साथ तुर्की अमीर लोग ना मिल सकें, साथ मिलेंगे तो अलाउद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे, तो वो षड्यंत्र ना बना सके, साथ मिल ही ना सके, इकट्ठे हो ही ना सके, इसके लिए इस पर भी प्रतिबंध लगाया। विवाह समारोह और जुलूस, मतलब पैसे से रईस होने पर प्रतिबंध लगा दिया, इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा है मद्यपान, जुआ और शराब। ये समाज में अराजकता फैलाते हैं, समाज को विध्वंस की तरफ ले जाते हैं। तो इन तीनों को भी इसने विरोध किया, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मद्यपान, जुआ और शराब पर भी प्रतिबंध लगाया। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्तचर विभाग की स्थापना। गुप्तचर विभाग की स्थापना,
गुप्तचर विभाग की स्थापना किसकी गुप्तचरी करने के लिए? तुर्की अमीरों की। तुर्की अमीरों की पल पल की खबर रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। और इस गुप्तचर विभाग का जो हेड होता था वो कहलाता था बरीद। मैं आगे पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा डिटेल में, अभी सिर्फ आप इंट्रोडक्टरी समझ लीजिए कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख कहलाता था बरीद, और आम गुप्तचर जो घर तक पहुंचता था आपकी गुप्तचरी करने के लिए वो कहलाता था मुन्हियान या मुल्हियान। क्या कहलाता था? मुल्हियान या मुन्हियान। ठीक है, तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख है बरीद, है ना। फिर मैं आगे कोडिंग बताऊंगा आपको कि दीवा शाह बरी मून है, दीवा शाह बरी मून है, ये कोडिंग बताऊंगा। दोस्तों कोडिंग बहुत बड़ी ताकत है अपनी, और ये मेंस तक आपको बहुत शानदार तरीके से तैयार रखती है। तो तुर्की अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए चार कौन कौन से काम हैं? दान, पैतृक संपत्ति, उपहार जब्त करवा दिए, विवाह समारोह जुलूस में भाग लेना बंद करवा दिया, मद्यपान जुआ शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, और गुप्तचर विभाग की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 अध्यादेश लाए थे अलाउद्दीन खिलजी जी तुर्की अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए। अब जब ये सुल्तान बने थे, अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बने तो सुल्तान बनते समय इनके पास कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी थी। सुल्तान बनने के ठीक पहले तक इनके पास क्या था? कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है। कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी इनके पास रहती थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम था अली और गुरशाप्स। अली भी नाम था और गुरशास्प, तो याद रखेंगे, अली से मतलब अलाउद्दीन, तो बचपन का नाम क्या था? अली और गुरशाप्स। गुरशाप्स पूछा गया है किसी परीक्षा में, तो बचपन का नाम अली और गुरशाप्स था। अब एक इनका एक घटना बताता हूं। शाम को ये शराब नोशी में बैठे हुए थे अपने मित्र के साथ। एक शाम शराब के दौर चल रहे थे, शराब नोशी में बैठे थे अपने दोस्त अताउल मुल्क के साथ। अताउल मुल्क, तो अताउल मुल्क के साथ ये बैठे थे, शराब की टेबल में बढ़िया बातें चल रही थी, और बहुत ज्यादा वीर आदमी था ये, बहुत ज्यादा डेयरिंग आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कैरेक्टर भी उन्होंने सही चुना है फिल्म में इसके लिए। तो अताउल मुल्क से बात करते करते इन्होंने, अलाउद्दीन जी ने कहा कि मैं सिकंदर के जैसे सारे विश्व की विजय करना चाहता हूं, और अपना एक नया धर्म भी चलाऊंगा मैं। तो सिकंदर जैसा बनना चाहता था बंदा, ये सिकंदर का विश्व विजय करना चाहता था। तो फिर अताउल मुल्क ने समझाया इसको, भैया अलाउद्दीन जी, अभी आप शराब के नशे में हैं, शराब के नशे में सारी दुनिया जीतने की इच्छा सबकी करती है, आपकी भी कर रही है, तो शराब का नशा उतरने दीजिए, कुछ दुनिया उनिया नहीं लूटनी है, अपने को तो भारत में ही बढ़िया शासन करना है। तो ये बहुत अच्छा मित्र था, इसके समझाने पे अलाउद्दीन की खुमारी उतरी, नशा उतरा, और उनने अपना सिकंदर बनने का विचार त्याग दिया। ठीक है, और सीधे सीधे रास्ते पे रह गए। तो सिकंदर बनने का जो ख्वाब इन्होंने देखा था, इसके लिए इनको उपाधि दी गई थी सिकंदर द्वितीय की, या इन्हीं को बोलते हैं अलाउद्दीन को सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी, सानी मतलब दूसरा, सिकंदर का सानी है ये, बोलते ना हिंदी में मुहावरा होता है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं है। तो सिकंदर ए सानी मतलब सिकंदर जैसा कोई दूसरा। तो सिकंदर ए सानी बोला गया है या सिकंदर सेकंड, किसको बोला गया है? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने सपना देखा था सिकंदर जैसे बनने का। गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? तो अताउल मुल्क ने इसको समझाने के बाद ये विचार इन्होंने त्याग दिया। क्लियर है ये घटना? तो ये ध्यान रखिएगा। और सिकंदर ए सानी की उपाधि को इसने ना अपने सिक्कों पर भी अंकित कराया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिकंदर ए सानी की उपाधि को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर भी अंकित कराया है। ठीक है, और इसने खलीफा, एक पॉइंट और लिख लीजिए, खलीफा की सत्ता को मानते हुए इसने यामीन उल खिलाफत, यामीन उल खिलाफत मतलब खलीफा, तो इन्होंने खलीफा को मानते थे, ये खलीफा की सत्ता को मानता था ये अलाउद्दीन खिलजी, और इसने यामीन उल खिलाफत, यामीन उल खिलाफत मतलब खलीफा का दायां हाथ, अपन नहीं बोलते राइट हैंड है वो उसका, यामीन उल खिलाफत का मतलब खलीफा का दायां हाथ। तो एक उपाधि ले और दूसरी उपाधि ले नासिरी अमीर उल मोमिनीन, नासिरी अमीन उल मोमिनीन, ये दूसरी उपाधि डाली इन्होंने अपने लिए।
नासिरी अमीन उल मोमिनीन अर्थात खलीफा का सहायक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, सिकंदर सानी याद रखना है आपको। तो यामीन उल खिलाफत अर्थात दायां हाथ, ये उपाधि ली इन्होंने, और नासिरी अमीन उल मोमिनीन ये मतलब खलीफा का सहायक, ये दोनों उपाधियां इन्होंने ली। तो इस तरीके से ये अलाउद्दीन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है यहां पर। इसके बाद अपने को बात करनी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, और साम्राज्य विस्तार बिल्कुल अपन क्रम से करेंगे। 1298 वाला करेंगे, फिर 1299 वाला करेंगे, फिर 1301 वाला करेंगे, फिर 1303 वाला करेंगे, फिर 1305 वाला करेंगे, और अंततः 1311। ये साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार को दो पार्ट में पढ़ना है दोस्तों, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार के लिए उनका सेनापति नुसरत खां सबसे ज्यादा जो वजीर थे वो इंपॉर्टेंट थे, और दक्षिण भारत की पूरी विजय का श्रेय अलाउद्दीन के निजी सहायक बिल्कुल थे मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को इसका श्रेय जाता है, नुसरत खां को ज्यादातर इसका श्रेय नुसरत खां को जाता है। तो ये जो मैंने डेट्स लिखी हैं, सन लिखे हैं, ये सारे किसके हैं? उत्तर भारत के। उत्तर भारत में विजय अभियान है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तर भारत का। उत्तर भारत का पहला विजय अभियान है दोस्तों 1298 में। ठीक है, 1298 में क्या है? अच्छा, एक जफर खां भी थे अलाउद्दीन के, एक जफर खां एक सेनापति थे। ये जफर खां मंगोलों के साथ युद्ध में मारे गए थे। एक लाइन ये याद रखेंगे, अलाउद्दीन के एक सेनापति थे जफर खां जो मंगोलों के साथ युद्ध में मारे गए थे, इसके ठीक पहले 1298 के ठीक पहले। अब 1298 में अलाउद्दीन जो है वो पहला आक्रमण कराता है गुजरात में। कहां पे आक्रमण कराता है? गुजरात में। आक्रमणकर्ता कौन कौन से होते हैं? उलूग खां और नुसरत खां। मैंने अभी भी बताया सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था अलाउद्दीन के खेमे में? नुसरत खां। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो 1298 में सबसे पहला साम्राज्य विस्तार जो उत्तर भारत में था अलाउद्दीन खिलजी का, वो गुजरात में था, और उलूग खां और नुसरत खां इसके सेनापति थे। और इसने हराया किसको? बघेल राजा कर्ण को। किसको हराया है दोस्तों? बघेल राजा कर्ण। गुजरात का शासक कौन था? बघेल राजा कर्ण। और उसको हराने के लिए किस किस को भेजा इसने? उलूग खां और नुसरत खां। कब भेजा? 1298 में। थोड़ी सी कहानी है, बघेल राजा कर्ण की हार हो जाती है, फिर बघेल राजा की पत्नी जो है कमला देवी को ये अपने साथ ले आता है दिल्ली, है ना, और इससे कालांतर में ये विवाह भी कर लेता है अलाउद्दीन। ठीक है, ये दोनों कमला देवी को किसको सौंप देते हैं? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से विवाह कर लेता है, और इनसे प्राप्त एक पुत्री होती है देवल देवी। देवल देवी, और देवल देवी का विवाह अपने पुत्र खिज्र खां से कर देता है। देवल देवी का विवाह किससे कर देता है? खिज्र खां से। तो एक छोटी सी कहानी आपको ये याद रखना है कि बघेल राजा कर्ण को हराते हैं ये दोनों, अर्थात अलाउद्दीन के नुमाइंदे, और बघेल राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी को लाकर ये अलाउद्दीन कालांतर में उससे शादी कर लेता है। उससे उत्पन्न बेटी देवल देवी होती है, और देवल देवी का विवाह अपने ही लड़के खिज्र खां से करवा देता है। ठीक है, तो यह है 1298 की गुजरात विजय। क्लियर है दोस्तों? अब अपन बात करते हैं 1299 में। बघेल राजा कर्ण लिख देता हूं यहां पे, बघेल राजा कर्ण। ठीक है, 1299 में दोस्तों एक चीज और है, यहां पे थोड़ा सा एक चीज और बताना भूल गया हूं। 1298 में जो गुजरात है, गुजरात में ही ये नुसरत खां जो होता है ना, ये मलिक काफूर को खरीदता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, गुजरात की लड़ाई में जाके ही ये मलिक काफूर, जहां पे दास बिकते थे, दासों का बाजार लगता था, तो दासों के बाजार में मलिक काफूर नामक दास जो है 1000 दीनार में खरीदता था। 1000 दीनार मुद्रा होती थी, तो 1000 दीनार में नुसरत खां जो है वो मलिक काफूर को खरीदता है। इसलिए मलिक काफूर का एक नाम और है दोस्तों, 1000 दीनारी। ठीक है, लाख बख्श किसको बोला गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, लाखों का दान देने वाला।
1000 दीनार में किसको खरीदा है? मलिक काफूर को। किसने खरीदा है? नुसरत खान ने। किसको भेंट करेगा? अलाउद्दीन खिलजी को। कहां से खरीदा है? गुजरात से खरीदा है। मलिक काफूर था एक हिंदू हिजड़ा, हिंदू हिजड़ा जिसको आप किन्नर भी बोलते हैं, हिंदू हिजड़ा था। हिजड़ा को इंग्लिश में बोलेंगे एनक। मैंने याद करने के अपने तरीके बना रखे हैं, अपना स्टाइल है, अपने परिवार का पूरा स्टाइल है, अपनी कोचिंग परिवार का स्टाइल है। हिंदू हिजड़ा, हिजड़ा को बोलते हैं इनक। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में जो बांझपन आता है, स्टर्लिटी समाप्त होती है ना, स्टर्लिटी नहीं, फर्टिलिटी समाप्त होती है ना, वो उनके शुक्राणु कमजोर हो जाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं इन्युक या हिजड़ा या किन्नर। तो हिजड़ा की इंग्लिश है इन्युक, तो इन्युक में ई लगा हुआ है। विटामिन ई की कमी से ये होता है, बांझपन आता है। स्त्रियों में बांझपन और लड़कों में जो होता है वो हिजड़ापना जो आता है। गेटिंग माय पॉइंट? अर्थात वो फर्टाइल नहीं रह जाते, संतानोत्पत्ति में उनको बाधा आती है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से ऐसा होता है, ये बनते हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई मलिक काफूर से संबंधित। तो मलिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा था, 1000 दीनारी था। ठीक है, दक्षिण की सभी विजयों का श्रेय लगभग मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण की विजय मैं बताऊंगा, दक्षिण की विजय अभी मैं आगे इसी में उत्तर के बाद बताता हूं। देते हो देवगिरी गुजरात, तेलंगाना मतलब वारंगल, और होयसेल मतलब द्वार समुद्र केरल की तरफ। ये 3 दक्षिण की मेन विजय हैं जो 1307, 1309 और 1311 में। देते हो देवगिरी, तेलंगाना और होयसेल, ये कौन करता है? मलिक काफूर। इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो इतनी सारी बातें ये जो हैं ये मलिक काफूर से संबंधित हो जाती हैं। ठीक है, अब दक्षिण की विजय मलिक काफूर कर लेता है। अब यही मलिक काफूर के बारे में थोड़ा सा और है कि 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का टाइम क्या है दोस्तों? 1296 से लेके 1316 तक, ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी मर जाते हैं और अलाउद्दीन गद्दी पे आ जाते हैं। तो 1296 से 1316 लगभग 96, है ना, 20 साल। 96 से 6 10 साल और 6 से 16, हाँ, लगभग 20 साल का पीरियड रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होते होते तक, है ना, कमजोर हो जाता है। तो मृत्यु होते होते तक मलिक काफूर बहुत प्रभावी हो जाता है और मलिक काफूर षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन के दोनों बच्चों की आंखें तक निकलवा लेता है। सोचिए, मलिक काफूर इतना इंस्पिरेशनल हो जाता है, इतना ज्यादा उसको एस्पिरेशंस हो जाते हैं, महत्वाकांक्षा के घोड़े पे इतना सवार हो जाता है ये मलिक काफूर कि अपने ही आका के बच्चों के जो भावी सुल्तान होने वाले हैं उन सुल्तानों की आंखें निकलवा लेता है। लेकिन अलाउद्दीन ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। अलाउद्दीन के कुछ विश्वास पात्र लोग मिलकर ये 36 दिन का शासन कर लेता है मलिक काफूर। मलिक काफूर 36 दिन दिल्ली की गद्दी पे बैठ लेता है एज ए शहंशाह। 36 दिन के शासन के बाद मलिक काफूर को षड्यंत्र के द्वारा इसके जो विश्वास पात्र हैं अलाउद्दीन खिलजी के, ये विश्वास पात्र इसकी हत्या करा देते हैं। ये कहानी भी याद रखना है आपको। 1316 तक आते आते मलिक काफूर बहुत प्रभावी हो जाता है, षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के बच्चों की आंखें तक निकलवा लेता है। लेकिन अलाउद्दीन के कुछ विश्वास पात्र लोग होते हैं जो मलिक काफूर को षड्यंत्र से मरवा देते हैं और यहां पे मलिक काफूर की फाइल क्लोज हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो मलिक काफूर और अलाउद्दीन का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन दिखाया गया है। अगर नहीं देखी है तो पद्मावत मूवी जरूर देखिए, उससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये बात थी गुजरात विजय की और गुजरात में खरीदे गए मलिक काफूर हिंदू हिजड़ा की। क्लियर है दोस्तों? अब दूसरा जो विजय अभियान है, दूसरा साम्राज्य विस्तार 1299 में है और 1299 में किसका है? जैसलमेर का। जैसलमेर मतलब गुजरात में। और जैसलमेर में पहुंचते हैं सिर्फ नुसरत खां और हराते किसको हैं? दूदा सिंह और तिलक सिंह को। राजा कौन होते हैं दोस्तों? दूदा सिंह और तिलक सिंह। तो दूदा सिंह और तिलक सिंह को हराते हैं। ये दोनों जैसलमेर के शासक होते हैं। सेनापति अलाउद्दीन की तरफ से कौन होते हैं? नुसरत खां। और जीत किसकी होती है? नुसरत खां की। ठीक है, फिर 1301 में आकर रणथंबोर, 1301 में रणथंबोर, ये भी गुजरात में है दोस्तों।
रणथंबोर, सेनापति कौन रहता है अलाउद्दीन की तरफ से? नुसरत खां। और रणथंबोर में शासक कौन है? बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक है हम्मीर देव। हम्मीर देव, ठीक है। तो रणथंबोर के शासक है हम्मीर देव। हम्मीर देव हालांकि हार जाते हैं, लेकिन इसी युद्ध में नुसरत खां की भी मृत्यु हो जाती है। ये बात याद रखना है आपको। रणथंबोर युद्ध में नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाएगा आपसे, सबसे प्रमुख वजीर जो है उसकी मृत्यु कब कहां पे हो रही है? रणथंबोर में। रणथंबोर में शासक कौन है? हम्मीर देव। कब है आक्रमण? 1301 में, ठीक है। हम्मीर देव बहुत साहसी थे, ठीक है। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो जिसको बोलते हैं आप, हम्मीर रासो और तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई, हम्मीर रासो और तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई मतलब अलाउद्दीन खिलजी का ग्रंथ है। अलाई मतलब अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन के बारे में सारी चर्चा है तारीख ए अलाई में। तो हम्मीर रासो और तारीख ए अलाई में हम्मीर देव की वीरता का बहुत विशद वर्णन किया गया है, बहुत विशाल तरीके से वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। हम्मीर रासो और तारीख ए अलाई में। तो यह था रणथंबोर, हम्मीर देव, ठीक है। इसका एक हल्का सा कोडिंग कर रखा है, अल्लाह तेरे रण में हिम्मत से नुसरत है। अगर कोडिंग आपको देखनी है, थोड़ा सा याद करना है, तो अल्लाह तेरे रण में हिम्मत से नुसरत है। बार बार मैं बोल रहा हूं, यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो अडॉप्ट करिए, लेकिन सक्सेसफुल तरीका है। अल्लाह है ना, अलाउद्दीन खिलजी, तेरे मतलब 1301, रण मतलब रणथंबोर, हिम्मत मतलब हम्मीर देव, और नुसरत मतलब नुसरत की मृत्यु। अल्लाह तेरे रण में हिम्मत से क्या है? नुसरत है। अल्लाह तेरे रण में हिम्मत से नुसरत है। पसंद आता है दोस्तों तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब रणथंबोर के बाद 1303 वाले आक्रमण पे चलते हैं दोस्तों। 1303 में जो आक्रमण हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आक्रमण है। यह है चित्तौड़ का, मेवाड़। मेवाड़ में कौन सी जगह है दोस्तों? चित्तौड़। और यही पिक्चर जो आपने पद्मावत देखी है वही है। चित्तौड़ में भी कौन जाते हैं? चित्तौड़ में यहां पे जाते हैं जी खिज्र खां। खिज्र खां बेटे हैं ये अलाउद्दीन के, खिज्र खां। नुसरत खां तो खत्म हो गए हैं यहां पे, तो अब खिज्र खां जाते हैं। और खिज्र खां किसको हराते हैं? राणा रतन सिंह, शाहिद कपूर को। फिल्म में राणा रतन सिंह कौन बने हैं? शाहिद कपूर बने हैं ना, दीपिका पादुकोण के हस्बैंड, पद्मावती के हस्बैंड। तो राणा रतन सिंह को ये खिज्र खां हराते हैं। और राणा रतन सिंह, ये मेवाड़ या चित्तौड़ का किला जीतना क्यों जरूरी था अलाउद्दीन खिलजी के लिए? चित्तौड़ या मेवाड़ का जो किला था यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, राजपूतों को हराने की दृष्टि से भी, है ना। और उत्तर पूर्व की तरफ से जो आ रहे थे उनको झेलने के लिए भी यह किला बहुत महत्वपूर्ण था। तो चित्तौड़गढ़ का किला जीतना चाहता था अलाउद्दीन, और एक कारण उसने पद्मावती के सौंदर्य को भी बताया गया, वो मूवी ही बनी है पूरी। तो पद्मावती के सौंदर्य पे भी इतना मुग्ध हो गया था कि वो मेवाड़ को जीतना चाहता था। तो दो कारण हैं। यहां का किला जो सामरिक मतलब युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और पद्मावती के सौंदर्य को लेके जीत जाता है खिज्र खां। इसमें रतन सिंह एक बार जीत जाते हैं, पिक्चर में दिखाया गया है, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर धोखे से मारते हैं। तो ये सब गलतियां लगातार होती रही हैं शुरू से, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के समय भी गलतियां हुई हैं। तो खिज्र खां के जीतने के बाद जो है ना, चित्तौड़ का नाम जो है ना वो खिजराबाद रख दिया जाता है। खिजराबाद, खिज्र खां ने जीता है तो खिजराबाद। तो चित्तौड़ का एक नाम और क्या था दोस्तों? खिजराबाद। किसने रखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके नाम पे रखा है? अपने पुत्र खिज्र खां। क्यों रखा है? खिज्र खां ने चित्तौड़ को जीता था। किसको हराया था? राणा रतन सिंह को। कब हराया था? 1303 में, ठीक है। और इसी पद्मावती की किताब 1540 में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में कौन सी किताब लिखी है? पद्मावत। रानी पद्मावती के सौंदर्य पर काफी बाद में लिखी है, लगभग 150-200 साल बाद लिखी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो कि साहित्यकार हैं, कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक किताब लिखी है 1540 में, जो रानी पद्मावती के सौंदर्य से, रानी पद्मावती से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे राणा रतन सिंह, चित्तौड़ और खिजराबाद। ये सब नाम क्यों पड़ा, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। 1305 में मालवा की विजय होती है दोस्तों।
मालवा की विजय। और मालवा की विजय के लिए भी ये जाता है आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क। अताउल मुल्क अलग थे, जिन्होंने समझाया था कि सिकंदर बनने का प्लान छोड़ दो जी, वो अताउल मुल्क थे। ये आइन उल मुल्क हैं। तो आइन उल मुल्क किसके सेनापति हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। तो आइन उल मुल्क मालवा की विजय के लिए जाते हैं और यहां पे राजा होता है महलक देव। महलक देव जीत जाते हैं। जीत तो यही रहे ना, साम्राज्य विस्तार तो किसका हो रहा है? अलाउद्दीन खिलजी का। तो महलक देव हार जाते हैं मालवा के शासक आइन उल मुल्क से 1305 में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कोडिंग कर रखी है मामा को 13 पंच। मामा 13 पंच। मामा 13 पंच। मां से मतलब मालवा, मालवा के शासक हैं महलक देव। दूसरे मां से 13 पंच मतलब 1305। मामा को 13 पंच, तो मां से मतलब महलक देव। महलक देव मालवा के शासक हैं और 13 पंच मतलब 1305। 1305 में महलक देव को कौन हराता है? अलाउद्दीन खिलजी, या अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 1305 आते आते तक बहुत सारा अधिकार चारों तरफ हो गया है और महलक देव को हरा के उज्जैन, धारा नगरी और चंदेरी, सारा मालवा इलाका, उज्जैन, धार, चंदेरी, ये सारे इलाके जीत लेता है आइन उल मुल्क अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। 1311 में अंतिम जो साम्राज्य विस्तार है वो है, अंतिम विजय अभियान राजस्थान के जालौर में है। बस इतना ही याद रखना है, राजस्थान के जालौर में। आपसे पूछे अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अंतिम विजय अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अंतिम विजय अभियान राजस्थान का जालौर 1311 में। उत्तर भारत का अंतिम विजय अभियान 1311 में राजस्थान का जालौर। और इस तरीके से यहां आते आते तक अलाउद्दीन खिलजी पूरे उत्तर भारत में अपना अधिकार कर लेता है। कश्मीर, पंजाब, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को छोड़ के। किन किन इलाकों को छोड़ के दोस्तों? कश्मीर, पंजाब, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन इलाकों को छोड़ के लगभग इनको छोड़कर लगभग पूरे उत्तर भारत पर किसका शासन हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर ए सानी। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं अपन दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का साम्राज्य विस्तार का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? मलिक काफूर को। तो ये दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को भेजता है और मलिक काफूर की 3 विजय फेमस है दोस्तों। इसका कोड है देते हो। कोडिंग क्या है दोस्तों? देते हो। मुझे नोट्स देते हो? मुझे नहीं देते नोट्स तो मैं तुम्हें क्यों नोट्स दूं? तो देते हो तुम मुझे, ऐसे। तो दे से मतलब है देवगिरी। देवगिरी जो है दोस्तों गुजरात में है। यहां का शासक जो था वो रामचंद्र देव का पुत्र। मैंने पढ़ाया है आपको, रामचंद्र देव को किसने हराया है? अलाउद्दीन ने ही हराया है। लेकिन किसके समय हराया है? जलालुद्दीन खिलजी के समय। पढ़ाया है मैंने आपको ये। अभी रामचंद्र देव का पुत्र आ गया है जिसका नाम है शंकर देव। रामचंद्र देव का पुत्र है शंकर देव। तो देवगिरी अर्थात गुजरात, देवगिरी गुजरात के शासक रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव को हराता है मलिक काफूर। 1307 में यह आक्रमण होता है पहला। 3 पढ़ेंगे दोस्तों इसमें अपन। 1307 में देवगिरी गुजरात में रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव को हराता है। इसकी तरफ से कौन जाता है दोस्तों? मलिक काफूर। अलाउद्दीन की तरफ से कौन जाता है? मलिक काफूर। जीतता कौन है? मलिक काफूर। याद कैसे रहेगा देवगिरी को? अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं दोस्तों तो देवगिरी, देवगिरी 1 2 3 4 5 6 7 1307। इसके लेटर्स देख लीजिए देवगिरी के और 7 याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1307 में दक्षिण में देवगिरी रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव को हराता है मलिक काफूर। दूसरा है 1309 में। 1309 में जो है वो ते मतलब तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना में भी जगह कौन सी होती है दोस्तों? वारंगल। तेलंगाना में वारंगल जगह होती है
और यहां का शासक जो होता है वो होता है प्रतापरुद्र। कौन होता है शासक? प्रतापरुद्र। और इनकी तरफ से कौन जा रहा है? अलाउद्दीन की तरफ से मलिक काफूर। ऑब्वियसली कौन जीतता है? मलिक काफूर। ठीक है, प्रतापरुद्र इतना ज्यादा डरता है अलाउद्दीन और मलिक काफूर से कि ये मलिक काफूर के आक्रमण के पहले ही अपनी एक सोने की मूर्ति, अपने वजन की एक सोने की मूर्ति बनवाकर मलिक काफूर को भिजवा देता है आक्रमण तक पहुंचने के पहले, और आत्मसमर्पण भी कर देता है। तब भी मलिक काफूर नहीं मानता है, तो ये प्रतापरुद्र जो होता है ना, कोहिनूर हीरा इसके पास होता है। वही कोहिनूर जो आप समझ रहे हैं, माउंटेन ऑफ लाइट्स, है ना, प्रकाश का पर्वत, माउंटेन ऑफ लाइट्स। कोहिनूर का मतलब क्या है? कोही मतलब पर्वत, नूर मतलब प्रकाश, है ना, पर्वत का प्रकाश, माउंटेन ऑफ लाइट्स। तो प्रतापरुद्र जो है कोहिनूर हीरा तक इसको मलिक काफूर को सौंप देता है, इतना डर जाता है। और मलिक काफूर वो कोहिनूर हीरा किसको अल्टीमेटली दे देता है? जाके अलाउद्दीन खिलजी को। क्लियर है? तो प्रतापरुद्र की कहानी समझ में आई। किसने अपनी सोने की मूर्ति भिजवाई है? प्रतापरुद्र ने। किसने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दे दिया है, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया है? प्रतापरुद्र। प्रतापरुद्र कहां का शासक था? तेलंगाना या वारंगल। कब युद्ध हुआ था? 1309। याद कैसे रख लेंगे? तेलंगाना। याद करने का दोस्तों ये तरीका अपना लीजिए, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। तेलंगाना स्पेलिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये है 1309। स्पेलिंग में ही जितने लेटर्स हैं तेलंगाना। तो 1309 में 1309 में तेलंगाना का युद्ध होता है, प्रतापरुद्र मलिक काफूर जीतता है। नेक्स्ट है 1311 में। 1311 में जो है द्वार समुद्र देते हो, है ना, हो से मतलब है होयसल, होयसल, होयसल या इसी को बोलते हैं द्वार समुद्र। होयसल शासक है, होयसल वंश का शासक है। द्वार समुद्र जगह का नाम है, ठीक है, द्वार समुद्र जगह का नाम है। शासक जो होता है वो बल्लाल होता है, और इनकी तरफ से ऑब्वियसली अलाउद्दीन की तरफ से मलिक काफूर होता है। जीतता कौन है? मलिक काफूर। तो होयसल, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र इंग्लिश में लिखिए आप, द्वार समुद्र, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। यह संयोग की बात है दोस्तों, जब आप याद करने की ठान लेते हैं ना तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। देवगिरी का 7, तेलंगाना का 9 और द्वार समुद्र का 11, सभी स्पेलिंग के लेटर्स आप गिन लेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो 1311 में होयसल, जिसको बाद में आप बोलते हैं हेलेविड, हेलेविड कहलाता है, ये कर्नाटक में जगह है, हेलेविड भी कहलाता है, हेलेविड कर्नाटक में। तो होयसल वंश के शासक कहां पे हैं? द्वार समुद्र में। होयसल वंश का शासक कौन है? बल्लाल। और मलिक काफूर यहां भी आता है। तो मलिक काफूर ने 3 जगह जीती। देते हो, देते हो, देते हो, देवगिरी, तेलंगाना और होयसल, 7 9 और 11, ठीक है। और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से संपूर्ण उत्तर भारत और लगभग पूरे दक्षिण भारत में मलिक काफूर की मदद से अलाउद्दीन एक सशक्त शासक के रूप में उभर आता है, ठीक है। सुदूर दक्षिण तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन फैल गया। अब लेक्चर तो बड़ा हो रहा है दोस्तों, तो दूसरे पार्ट में ले जाना है, लेकिन उसको खत्म करने के पहले एक पॉइंट और अपन तैयार कर लेते हैं। अलाउद्दीन का प्रशासन, अलाउद्दीन का प्रशासन कैसा था? बहुत छोटा सा एक टॉपिक है ये। अलाउद्दीन के प्रशासन में 4 भागों में बांट रखा है उसने प्रशासन को। 4 मुख्य विभाग हैं, 4 सिरमौर विभाग हैं। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे 4 पिलर यहां भी हैं। इसको बोलते हैं पहला विभाग है दीवाने वजारत, दीवाने वजारत। दूसरा है दीवाने इंशा, दीवाने इंशा। नेक्स्ट है दीवाने आरिज, पढ़ा चुका हूं दीवाने आरिज, सैन्य विभाग का प्रमुख, पीछे पढ़ा चुका हूं आरिज। अर्ज ए ममालिक, इसका मुख्य कौन होता है? इसका प्रधान व्यक्ति कौन होता है? अर्ज ए ममालिक। तो दीवाने आरिज और दीवाने इंशा बिल्कुल रटा होना चाहिए दोस्तों, यहां से प्रश्न आते हैं। दीवाने रसालत। तो अलाउद्दीन का प्रशासन मुख्यतः 4 विभागों में बटा हुआ था, दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत, ठीक है। आप इसका टेका बना लीजिए, मैंने सीधा सीधा याद करवाया है बच्चों को क्लास में, फिजिकल क्लास में। वजारत मतलब वजीर है दोस्तों,
और वजीर के पास कौन सा विभाग है? राजस्व, या इसी को बोलते हैं वित्त। सैन्य विभाग को हटा दिया था बलबन ने, वजीर को उसकी शक्ति को कम करने के लिए। दीवाने आरिस का मतलब कौन सा विभाग है दोस्तों? सैन्य विभाग है। दीवाने इंशा का मतलब है सुल्तान या जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी मंशा क्या है, मैंने ऐसे ही याद करवाया है। इंसा का मतलब है मनसा। तो सुल्तान की क्या मंशा है, क्या आज्ञा है, क्या घोषणाएं हैं, ये सारी चीजों को अपने अधीनस्थों को और जनता तक पहुंचाने वाला जो डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं आज के हिसाब से, ठीक है, जो मीडिया मैनेजमेंट भी करेगा। तो दीवाने इंशा या दीवान या सुल्तान की मंशा बताने वाला। और दीवाने रसालत को कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने विदेश विभाग भी बोला है, और कुछ इतिहासकार, ये आ चुका है प्रश्न पीएससी में, विदेश विभाग भी बोला गया है और धर्म विभाग। यदि धर्म पे आप काम नहीं करेंगे तो आप रसातल में चले जाएंगे, जमीन के अंदर पाताल में चले जाएंगे। रसातल मतलब स्थिति खराब होना। तो यदि आप धर्म पे काम नहीं करेंगे तो रसातल में चले जाएंगे। और विदेश जाने में सबको रसा आता है बहुत, है ना, बहुत मजा आता है विदेश जाने में, है ना। लोग लास वेगास जाना चाहते हैं, लोग स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, जुरिक जाना चाहते हैं, है ना, और मलेशिया जाना चाहते हैं, है ना, और फुकेट जाना चाहते हैं, कुवैत जाना चाहते हैं। तो रसा, विदेश जाने में भी रसा आता है, और धर्म का पालन नहीं करेंगे तो रसालत में चले जाएंगे दोस्तों। क्लियर है? तो याद करने के तरीके हैं। तो दीवाने वजारत में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। दीवाने वजारत मतलब राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज यहां पे यह ध्यान रखना है कि वजीर, वजारत का प्रमुख कौन है? वजीर। जब जब युद्ध होता था तो सेनापति के साथ युद्ध स्थल तक वजीर को जाना पड़ता था। यह ध्यान रखिए, पैसा बस नहीं है, चैलेंजेस भी हैं वजीर के पास। तो जब जब सेना जाती थी लड़ने के लिए तो सेनापति तो जाता ही था, साथ में वजीर जाता था, क्योंकि उस युद्ध स्थल पर यदि कोई रणनीतिक निर्णय लेने हैं, कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं, तो कौन लेगा? वजीर लेगा, सेनापति नहीं लेगा। इतना प्रभावशाली है वजीर। स्ट्रेटेजिक निर्णय, उसी पॉइंट पे कोई डिसीजन लेना है। जैसे कमिश्नरी प्रणाली आ गई इसमें, वैसे ये कमिश्नरी प्रणाली थी। वजीर वहीं पर निर्णय लेगा, सेनापति नहीं लेगा, इसलिए वजीर को युद्ध स्थल तक तो जाना पड़ेगा। यही प्रशासन का सर्व प्रमुख व्यक्ति है। सबसे जोरदार व्यक्ति प्रशासन का कौन है? वजीर। और आपको मालूम है अलाउद्दीन खिलजी के सर्व प्रमुख वजीर कौन थे? नुसरत खां। हर युद्ध में गए हैं दोस्तों, ये हमीरदेव वाले युद्ध में ये मारे गए हैं। तो वजीर जो है सबसे प्रमुख कौन है अलाउद्दीन खिलजी के? नुसरत खां। फिर बात दीवाने आरिस, सैन्य विभाग। यहां पे दीवाने आरिज में सैन्य विभाग का काम है सेना की साज सज्जा। इसका जो प्रमुख होता था वो सेना की साज सज्जा, वेतन, पुरस्कार वितरण, दंड, किसी को कुछ कमी तो नहीं हो रही है खान पान की, युद्ध के अस्त्र शस्त्रों की कमी तो नहीं हो रही है, ये सब देखने का काम किसका था? सैन्य विभाग के प्रमुख अर्थात अर्ज ए मुमालिक का। इसका प्रमुख कौन होता था दोस्तों? अर्ज ए मुमालिक। ठीक है, ये सेनापति नहीं है दोस्तों, युद्ध स्थल पे लड़ने नहीं जा रहा है। जो सैनिकों की परेशानी, वेतन वितरण, पुरस्कार, दंड, ये सारी चीजें देने का काम दीवाने आरिस का था, लड़ता नहीं था। दीवाने इंशा बता ही चुका हूं कि सुल्तान की घोषणाएं, आज्ञा पत्र जनता तक पहुंचाना और अपने अधीनस्थों तक पहुंचाना सुल्तान की मंशा को, वही है इंशा। और दीवाने रसालत का बात बता ही चुका हूं, ये विदेश विभाग या धर्म विभाग से संबंधित अलग अलग इतिहासकारों ने बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलाउद्दीन खिलजी का फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। कल से अपन बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के कार्य, जो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से बड़ी सेना रखी, दाग प्रथा चलाई, पुट्ठों पे घोड़ों के पहचान बनाई, सैनिकों का हुलिया लिखवाया, किस तरीके से उसने कर लगाए, किस तरीके से बड़ी सेना रखी, कैसे मेंटेन किया उसने, सारी ये बातें कल करेंगे। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, कमेंट डालिए, स्नेह बनाए रखिए, मोटिवेशन की लगातार जरूरत है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।